जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, हमने हिंदी श्रृंखला शुरू कर रखी है जिसके अंदर यूपीएससी पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य पढ़ रही है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने आदिकाल की दो साहित्यिक परंपरा, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रासो काव्य धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जाके देख लीजिए। उसके बाद में ये क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखो, हमने आपको ये बताया था कि आदिकाल का जो समय है लगभग 1000 से 1400 ईस्वी है और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर सिद्धनाथ रासो साहित्य के बारे में दिया गया है। हमें सिद्धनाथ रासो साहित्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। सिद्धनाथ साहित्य की प्रवृत्तियां हमने पढ़ ली हैं। आज रासो साहित्य के प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ हमारे को यहाँ 4 महत्वपूर्ण कवि दिए गए हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है, पढ़ना है। उनमें से चंद्रबरदाई है, खुसरो है, हेमचंद्र है, विद्यापति है। पिछली क्लास के अंदर हमने खुसरो के बारे में पढ़ लिया है, विद्यापति के बारे में पढ़ लिया है और उससे पिछली क्लास में हमने हेमचंद्र के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा नंबर है रासो साहित्य के बारे में और रासो साहित्य से संबंधित जो कवि हैं चंद्रबरदाई है। ठीक है, चर्चा करते हैं जल्दी ही बिना किसी समय के। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखो, बिना किसी समय के हम हमारा बिंदु शुरू करते हैं। रासो काव्य धारा। अब देखो, यहाँ सबसे पहली बात आती है कि रासो शब्द का मतलब क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं, किसकी क्या मान्यताएं हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। गारसाद तासी कहते हैं कि ये राजस्व यज्ञ से उत्पन्न हुआ है और राजस्व यज्ञ का मतलब वीरता से संबंधित था। राजस्व यज्ञ के अंदर क्या होता है कि एक राजा यज्ञ करता है जिसके अंदर वो एक अद्वितीय शक्ति की मनोकामना करता है। ठीक है, जिससे वो प्रत्येक राजा के ऊपर अपना आक्रमण करके सफल हो सके। ये उसमें राजस्व यज्ञ होता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रसायन शब्द से बना है ये। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये रसायन शब्द से बना है। ठीक है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ये रस शब्द से बना है। काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि ये रहस्य से बना है। क्या कहते हैं, ये रहस्य से बना है। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये रासक शब्द से बना है। किससे बना है, रासक शब्द से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो मतलब देखो कैसा है, वो कहते हैं कि ये रासक शब्द था और घिस घिस कर ये रास हो गया। ठीक है, और ये रास फिर रास हो गया, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र में चलता है। राजस्थान के अंदर ओकारांत चलती है, ओकारांत। जैसे अगर किसी का भी नाम है नरेश तो उसको कर दिया जाता है नरेश यू। ठीक है, ये ओकारांत प्रवृत्ति है ना राजस्थान के अंदर। जैसे किसी का नाम है महिपाल तो उसको महिपाल यू, ऐसे ओकारांत प्रवृत्ति राजस्थान में चलती है। तो रास को राजस्थान में कर दिया रासो। ठीक है, ओकारांत प्रवृत्ति की वजह से ये क्या हो गया, रासो हो गया। तो ये अलग अलग मत हैं। गारसाद तासी कहते हैं कि रासो यज्ञ से आए हैं, शब्द से रासो यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई है। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि रसायन शब्द से बना है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ये रस शब्द से बनी है। और काशी प्रसाद जायसवाल हैं वो कहते हैं रहस्य से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासक शब्द से बनी है। और जो घिस घिस कर रासो बना और रासो ओकारांत प्रवृत्ति की वजह से रास से रासो बन गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम रासो काव्य का वर्गीकरण देखते हैं कि रासो काव्य का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, रासो काव्य का वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से। एक तो इसमें वीरता प्रधान काव्य है, एक इसके अंदर श्रृंगार प्रधान और एक इसके अंदर उपदेश प्रधान काव्य है। ठीक है, इनके चर्चा करते हैं। वीरता प्रधान क्या है, श्रृंगार प्रधान क्या है, उपदेश प्रधान क्या है। देखो, वीरता प्रधान का मतलब ये है कि इसके अंदर वीर रस है। जो वीर रस है वो अंगिरस होगा, मुख्य वीर रस होगा, श्रृंगार रस गौण होगा, अल्प मात्रा में श्रृंगार रस होगा। उदाहरण देखें तो पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, खुमान रासो है, विजयपाल रासो है। ये हमें इसके उदाहरण देख लें। पृथ्वीराज रासो है, ये हमारे को पढ़ना भी है, चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद में श्रृंगार प्रधान काव्यों के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि श्रृंगार रस अंगिरस होता है, मुख्य श्रृंगार रस होता है और श्रृंगार के संयोग वियोग का चित्रण मिलता है। इसके अंदर श्रृंगार के संयोग वियोग का चित्रण मिलता है। उदाहरण इसके अंदर बिशलदेव रासो हो गया। कौन है, बिशलदेव रासो। ठीक है, उपदेश प्रदान का मतलब इसमें उपदेश दिए जाते हैं और ये जैन कवियों ने धर्म के प्रचार हेतु
धर्म के प्रचार हेतु रचे थे। इसके अंदर उपदेश रसायन, भरतेश्वर, बाहुबली रास, किचंदन बाला रास, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, किचनंदन बाला रास, ये इसके उदाहरण है उपदेश प्रधान काव्यों के। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चले तो हम रासो काव्य की भाषा की विश्लेषण करते हैं, भाषा का विश्लेषण करते हैं कि रासो काव्य की भाषा कैसी है। देखो, विश्लेषण का हम आधार क्या लेंगे, तो विश्लेषण का आधार एक तो कालगत आधार लेंगे और एक प्रवृत्तिगत आधार लेंगे। प्रवृत्तियाँ कैसी हैं उसके अंदर और काल के आधार पे उनका जो भाषा है वो कैसे है, इसकी चर्चा करेंगे। जो कालगत आधार है इसके अंदर इस रासो काव्य की जो भाषा है वो 3 चरणों में जाके विकसित हुई है। और ये 3 चरण कौन कौन से हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, 3 चरण हैं। ये पहले तो प्राकृत आभास, मतलब प्राकृत आभास, प्राकृत जैसी लगने वाली प्राकृत आभास अपभ्रंश भाषा थी। मतलब जैन कवि थे यहाँ, वो जैन कवि जो रचनाएं करते थे वो रचनाएं प्राकृत आभास अपभ्रंश में लिखी गई हैं। मतलब प्राकृत के जैसी दिखने वाली, प्राकृत के जैसी दिखने वाली, ठीक है, प्राकृत के जैसी दिखने वाली अपभ्रंश भाषा, ये होती है प्राकृत आभास अपभ्रंश। थोड़ा सा जटिल शब्द है लेकिन मैंने मतलब समझा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में कहीं कहीं प्रवृत्ति अपभ्रंश व कहीं कहीं प्रनिष्ठ अपभ्रंश दिखती है, कहीं कहीं पे प्रवृत्ति और कहीं प्रनिष्ठ अपभ्रंश दिखती है। उसके बाद में पुरानी हिंदी के समान हो जाती है, लास्ट में चल के पुरानी हिंदी के समान हो जाती है और कहीं कहीं तो वर्तमान हिंदी के समान भी हो जाती है। रासो काव्य की जो भाषा है शुरुआत में तो ये कैसी है, प्राकृत के जैसी दिखने वाली अपभ्रंश भाषा है। उसके बाद में क्या होती है, परिनिष्ठित अपभ्रंश हो जाती है और कहीं पर ये प्रवृत्ति अपभ्रंश के जैसी दिखती है और लास्ट में जाके ये कैसी हो जाती है, हिंदी के समान हो जाती है, पुरानी हिंदी के समान, और कहीं कहीं तो वर्तमान हिंदी के समान भी हो जाती है रासो काव्य की भाषा। ये समझ में आ गई आपको कि रासो काव्य की भाषा कैसी है। और जो प्रवृत्तिगत आधार के ऊपर हम इसका विश्लेषण करने वाले थे वो है डिंगल और पिंगल भाषा। ये एक अलग ही प्रकार की भाषा है। डिंगल और पिंगल क्या है इसको समझेंगे हम। जो डिंगल भाषा होती है वो ओज प्रधान शैली होती है, ओज प्रधान शैली, जिसके अंदर जोश आ जाता है वीरतापूर्वक। ठीक है, और पिंगल जो होती है ना उसके अंदर श्रृंगार व प्रेम हेतु कोमल भाषा है। पिंगल तो एक श्रृंगार और प्रेम हेतु यूज करने वाली भाषा है, कोमल भाषा एकदम। चर्चा करते हैं आगे थोड़ा सा डिंगल और पिंगल की। देखो, डिंगल और पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल भाषा, देखो एक तो डिंगल और पिंगल को लेके विवाद भी है। विवाद ये है कि ये भाषा है या फिर बोली है, ये विवाद है कि भाई डिंगल को हम भाषा माने या फिर बोली माने। और दूसरा ये कि इन दोनों में कोई अंतर है या फिर एक ही है, ये डिंगल पिंगल एक साथ ही आते हैं, जोड़े से ही आती हैं। तो ये भी विवाद का विषय है कि इनके अंदर कुछ अंतर है या नहीं है। तो इनको देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा अंतर है क्या है। डिंगल की बात करते हैं और पिंगल की बात करते हैं। अब देखो, हरप्रसाद शास्त्री हैं, आचार्य हरप्रसाद शास्त्री, ये डिंगल को डगल शब्द से बना हुआ बता रहे हैं। ये कहते हैं कि डगल शब्द से बनी है, ये डिंगल जो है वो डगल शब्द से बनी है। ठीक है, डॉक्टर तेशीत्री कहते हैं कि एक अनियमित और गंवार शैली का नाम है ये। डिंगल एक अनियमित और गंवारू शैली का नाम है। मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि डिंगल का मतलब है डिंग हाँकना। ये डिंगल डिंग हाँकने से बनी है, मतलब ऐसे ही बोल दिया, जो मन में आया वो डिंग हाँकने वाली जो भाषा थी उसको डिंगल कह दिया। अगर इसकी बात करें तो हम कुल मिलाकर, देखो थोड़ा ऊपर करते हैं, कुल मिलाकर डिंगल वह शैली है जिसके अंदर ओज गुण की उपस्थिति होती है, ओज गुण वीरता वाली, जिसका प्रयोग सामान्यतः अशिक्षित वर्ग द्वारा किया जाता है। और ये डिंगल क्या है, अशिक्षित वर्ग द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर युद्ध आदि के प्रसंग लिखे जाते हैं, युद्ध आदि के प्रसंग लिखे जाते हैं। तो डिंगल का पता चल गया आपको, अशिक्षित है, इसका कोई व्याकरणिक ढांचा नहीं है, अशिक्षित वर्ग के द्वारा यूज की जाती है और युद्ध आदि के प्रसंग लिखे जाते हैं इसके अंदर। और मोतीलाल मेनारिया ने कहा कि ये डिंग हाँकने से संबंधित है। और डॉक्टर तेशीत्री ने कहा कि ये डिंगल एक अनियमित और गंवारू शैली है। और हरप्रसाद शास्त्री की बात करोगे तो वो इसको बताते हैं कि ये डगल का मतलब भी अनपढ़ होता है। डगल का मतलब क्या है, अनपढ़ होता है, डगल से बनी है, डगल शब्द से बनी है। उसके बाद में पिंगल की बात करें तो पिंगल के अंदर आचार्य शुक्ल ब्रज भाषा का आरंभिक स्वरूप मानते हैं इसको। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये ब्रज भाषा का आरंभिक स्वरूप है, जो आरंभिक ब्रज भाषा है वो पिंगल है। फिर उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि ये पूर्णतः ही ब्रज है, ये तो पूर्णतः इसको ब्रज मानते हैं। और इसमें व्याकरणिक व्यवस्था माधुर्य गुण की उपस्थिति है। पिंगल भाषा की विशेषता क्या है कि इसके अंदर व्याकरणिक व्यवस्था है और माधुर्य गुण है, बहुत कोमल भाषा है। श्रृंगार के पक्ष लिखे जाएंगे, देखो इतनी कोमल है तो श्रृंगार के पक्ष लिखे जाएंगे इसके अंदर। समझ में आई बात। अगर थोड़ा सा हम लास्ट में इसके
विश्लेषण पे चलें तो यह है कि डिंगल पिंगल विभिन्न भाषाएं नहीं थी, बल्कि एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। डिंगल पिंगल दो भिन्न भिन्न भाषाएं नहीं थी, बल्कि ये एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। ये बात होगी आपके डिंगल और पिंगल की। अब हम हमारे बिंदु चंद्रवरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। देखो पृथ्वीराज रासो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, कम से कम इसकी समरी तो पढ़ ही लेना, पूरा तो संभव नहीं होगा, तो समरी पढ़ लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। और देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दृष्टि के जो नोट्स हैं, दृष्टि के नोट्स हैं, उन्हीं को आधार बना के मेरी ये पीपीटी है, तो आप दृष्टि के नोट्स को फॉलो कर लेना, वो सफिशिएंट बताते हैं सबको ही। उसके अंदर कुछ पार्ट नहीं दिए गए हैं, वो हम यहाँ आपको पूरी करवा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। दृष्टि के नोट्स के आधार पर ये पीपीटी है, आप उसको फॉलो कर लेना। और उसके अंदर जो पार्ट नहीं दिया गया है उसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। देखो तो पृथ्वीराज रासो की जो समरी है वो दे रखी है दृष्टि वाले नोट्सों में, वहाँ से आप एक बार देख लेना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि पृथ्वीराज रासो के अंदर जो पात्र कौन कौन है, पात्रों की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन पात्र हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, ये नायक हैं और अजमेर के शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक हैं और इस रासो के अंदर ये क्या है, नायक हैं, नायक की भूमिका में। जयचंद है, ये कनौज के शासक हैं। संयोगिता है, ये जयचंद की पुत्री है। केमास है, पृथ्वीराज का मंत्री है केमास। मोहम्मद गोरी है जो आक्रमण करता है, मतलब आक्रमण करता है उस समय। और ये कहानी आपको पता भी होगी कि संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग चलता है और फिर वरमाला पहरा देती है ये एक मूर्ति को, मतलब कि जयचंद एक आयोजन करता है मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारे राजाएं आते हैं और संयोगिता को अपने वर्ग के चयन करना होता है, लेकिन वहाँ इसके तिरस्कार के रूप में, पृथ्वीराज चौहान के तिरस्कार के रूप में उसकी मूर्ति पत्थरों चप्पलों वाली जगह पे लगा दी जाती है। फिर ये कहानी है, मतलब आप देख लेना, कोई लंबी चौड़ी कहानी है, कोई आप देख लोगे एक बार समझ में आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके पात्र मैंने बता दिया आपको कौन कौन पात्र हैं। अब आगे बात करते हैं हम पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। देखो प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है या नहीं है, ठीक है। ये बात प्रश्न वाली है कि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा जाए या नहीं कहा जाए। तो हम ये देखते हैं कि महाकाव्य के लिए क्या कसौटियाँ हैं, उसकी कसौटियाँ क्या होती हैं महाकाव्य की। तो इसकी दो कसौटियाँ होती हैं महाकाव्य के लिए, एक तो पारंपरिक कसौटियाँ हैं और एक आधुनिक कसौटियाँ हैं। तो पहले हम ये करते हैं कि जो कसौटियाँ हैं महाकाव्य की, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि महाकाव्य के लिए कौन कौन सी कसौटियाँ होती हैं, और फिर उन कसौटियों के आधार पे हम पृथ्वीराज रासो की मूल्यांकन कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो हम पहले ये चर्चा करेंगे कि महाकाव्य की कसौटियाँ क्या हैं, पारंपरिक कसौटियाँ क्या हैं, आधुनिक कसौटियाँ क्या हैं। देखो पारंपरिक कसौटियों की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो नायक होता है वो उच्च कुल का होना चाहिए। पारंपरिक कसौटियों में ये होता है कि नायक उच्च कुल का हो, वीर श्रृंगार या शांत में से, वीर श्रृंगार या शांत में से, देखो कोमा नहीं लगाया मैंने, गलती हो गई, वीर श्रृंगार या शांत में से कोई एक अंगिरस होना चाहिए। कम से कम 8 या अधिक सर्ग होने चाहिए। सर्ग का मतलब ये भाग मान सकते हो आप एक तरह से, सर्ग होने चाहिए, ठीक है। और छंदों की विविधता होनी चाहिए। यहाँ पे चारों पुरुषार्थ है, हिंदू धर्म के जो 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है, काम मोक्ष अर्थ, ये सब चारों पुरुषार्थ का वर्णन होना चाहिए। मंगलाचारण, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा। मंगलाचारण मतलब लोगों के शुभ कामनाएं, लोगों के लिए कामना करना। सज्जन प्रशंसा, सज्जन जो व्यक्ति है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको अच्छा दिखाना चाहिए। दुर्जन निंदा, और जो दुष्ट होता है उसकी निंदा होनी चाहिए उसका, उस ग्रंथ के अंदर। तो ये सब होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब एक ग्रंथ के अंदर ये सब विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो महाकाव्य कहलाएगा। ये है परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पे। आधुनिक दृष्टिकोण में अगर देखें तो उदात्त कथानक हो, उदात्त चरित्र हो, उदात्त भाव हो, उदात्त कार्य हो, अच्छे, ये उदात्त कालो अब बढ़िया, उदात्त कार्य हो, उदात्त शैली होनी चाहिए। ये आधुनिक कसौटियाँ हैं महाकाव्य की। अब हम क्या करेंगे, इन कसौटियों के आधार पे पृथ्वीराज रासो को कसकर देखेंगे। अगर वो इन पे खरा उतरता है तो हम कह देंगे कि पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है, और नहीं होगा तो फिर हम उस हिसाब से आंसर देंगे। अब देखते हैं एक एक करके, चलो पहले हम पारंपरिक कसौटी के आधार पे पृथ्वीराज रासो को देखते हैं। पारंपरिक कसौटी के आधार पे पृथ्वीराज रासो को देखें तो इसके अंदर देखो जो नायक है वो क्षत्रिय कुल से है,
पहली कसौटी क्या थी कि नायक उच्च कुल का होना चाहिए, और पृथ्वीराज रासो के अंदर जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज चौहान है, वो क्या है, क्षत्रिय वंश से हैं, राजसी वंश से हैं, तो वो उच्च कुल हो गया ना। इसका मतलब इस कसौटी पे खरा उतर गया। दूसरी बात उसमें यह कही गई थी कि कोई भी एक रस होना चाहिए, वीर, संगार या शांत में से कोई अंगिरस होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, देखो वीरता जैसे गुणों के दिखता है, और यहाँ वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है। इसका मतलब वीर अंगिरस है, यहाँ पे वीर अंगिरस है। और इस कसौटी के ऊपर भी पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य सिद्ध होता है। जैसे मैं वीर रस की बात करूं तो संयोगिता से विवाह की बात आती है। संयोगिता से जब विवाह की बात आती है तो संयोगिता उसकी मूर्ति को माला पहना देती है, ठीक है, माला पहना देती है। तो उस माला पहनाने से ही पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक वीरोचित या दायित्वशीलता का भाव उत्पन्न होता है, और वो वीरता का तो द्योतक होता है कि वो एक विरोचित भाव पैदा होता है, उनके दायित्वशीलता का भाव पैदा होते हैं, और वो जाके संयोगिता को उठा के ले आते हैं। तो वो वीरता का तो परिचायक है। इसका मतलब क्या है, वीर रस यहाँ अंगिरस है, ठीक है। अगला देखें, छंदों की अधिकता है। छंदों की यहाँ बहुत अत्यधिक विविधता है, छंद अलग अलग प्रकार के छंद है। अगर मैं ये कहूँ कि छंदों के अंदर तो ये हिंदी काव्य का कोई भी अन्य काव्य इसके आगे ठहर नहीं पाता है। छंदों की विविधता की दृष्टि से अगर इस काव्य को देखते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया छंद दे रखे हैं, बहुत अलग प्रकार के छंद दे रखे हैं। लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। और डॉक्टर नामवर सिंह तो ये कह देते हैं कि चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह ये कह देते हैं कि चंद को तो हिंदी में छंदों का राजा ही कहा जा सकता है, ठीक है। ये बिंदु भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके आधार पे भी क्या हो रहा है कि ये महाकाव्य सिद्ध हो रहा है। अगला जो बिंदु है वो है ग्रंथ समयों में विभाजित हो, और यहाँ कुल 69 समय दिए गए हैं। देखो मैं थोड़ा पहले लेके चलता हूँ। पारंपरिक जो कसौटियाँ थी उनके अंदर ये दिया गया था कि कम से कम 8 या अधिक सर्ग होने चाहिए, और यहाँ पृथ्वीराज रासो समयों में विभाजित है। समयों का मतलब ये पार्टों में विभाजित है, और कुल मतलब 69 समय देख रखे हैं। पार्ट, समय का मतलब पार्ट देख लो। तो ये सर्ग की पूर्ति कर रहे हैं ना, ये जो समय है एक तरह से सर्ग की जो शर्तें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये क्या हो रहा है, महाकाव्य सिद्ध हो रहा है। आगे चलते हैं। पढ़ने पर चारों पुरुषार्थ भी अलग अलग मात्रा में पाठक को प्रभावित करते हैं। जब पृथ्वीराज रासो को पढ़ा जाता है तो चारों पुरुषार्थ हैं अलग अलग अनुपात के अंदर पाठक को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर भी ये फिट बैठ रहा है। आगे बात करें तो मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा जैसे तत्व भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये तत्व भी इसके अंदर शामिल है। पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको कैसे शामिल है, ठीक है। अगर लास्ट में हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचे तो ये कह सकते हैं कि पारंपरिक कसौटी के आधार पे तो ये महाकाव्य सिद्ध होता है, ठीक है। अब हम आधुनिक कसौटी के आधार पे कस के देखते हैं कि ये महाकाव्य सिद्ध हो पाता है या नहीं हो पाता है, फिर लास्ट में हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। देखो आधुनिक कसौटी की बात करते हैं। आधुनिक कसौटी के अंदर जो हमने पहला बिंदु बताया था वो था उदात्त कथानक। तो कथानक युद्ध वीरता के वर्णन से बराबर है। पृथ्वीराज रासो का जो कथानक है वो युद्ध और वीरता से बराबर है, लेकिन इसका कोई विशेष उद्देश्य नजर नहीं आता है। इस युद्ध का कोई विशेष बड़ा उद्देश्य नजर नहीं आता। बस संयोगिता से, प्रेम प्रसंग की मात्र से एक युद्ध कर लेना तो कोई उदात्त कार्य नहीं मान सकते। तो उदात्त कथानक नहीं है, ये कमजोर पड़ता है। इस कसौटी पे ये कमजोर पड़ता है। नायक पृथ्वीराज शक्तिशाली है, समर्थ है, लेकिन चरित्र के स्तर पर वो संयम और धैर्य जैसे लक्षण नहीं रख पाता है। शक्तिशाली भी बहुत है, समर्थ भी है, लेकिन उसका चरित्र है, और चरित्र के स्तर पे वो संयम भी नहीं रख पाता और धैर्य भी नहीं रख पाता। तो इन धैर्य और संयम जैसे गुणों की उसमें कमी है, तो उसका उदात्त चरित्र नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस कसौटी के ऊपर भी ये थोड़ा कमजोर है। आगे वाले बिंदु पे बात करें, रचना में वीरता का भाव उदात्त माना जा सकता है। देखो इसके अंदर वीरता का भाव है, इसके अंदर जो वीरता का भाव है उसको हम उदात्त मान सकते हैं, ठीक है। तो वीरता के भाव को तो उदात्त मान सकते हैं, और यहाँ पे आके ये थोड़ा सा इस कसौटी पे खरा उतरता है, ठीक है। क्योंकि जैसे उसमें दिया गया है पृथ्वीराज रासो में कि गौरी को मारकर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई हैं, वो आपस में एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये एक उदात्त कार्य माना जा सकता है इसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखो गौरी को मारकर पृथ्वीराज चंद्र आपस में मर जाते हैं, उदात्त कार्य माना जा सकता है। तो इस कसौटी के ऊपर भी ये ठीक ठाक उतर रहा है। अगली बात करें तो शैली सामान्यतः बेहतर है। छंद, अलंकार, कथानक, रूढ़ि जैसे तत्वों का बेहतर उपयोग किया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये और देखो आगे, भाषा का व्याकरणिक पक्ष कमजोर है।
यहाँ जो भाषा का वो व्याकरणिक पक्ष कमज़ोर है। और शुक्ल जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि इसकी भाषा है वो बिल्कुल बेठिकाने है, इनकी भाषा बिल्कुल बेठिकाने है। तो इस आधार पे हमने ये देख लिया कि आधुनिक कसौटी के आधार पे देखें तो ये कहीं कहीं कमज़ोर नज़र आता है। तो आधुनिक कसौटी पर पृथ्वीराज रासो कुछ कमज़ोर नज़र आता है। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष के ऊपर। निष्कर्ष के अंदर हम ये कहेंगे कि पृथ्वीराज रासो पारंपरिक कसौटी पर तो महाकाव्य सिद्ध होता है, लेकिन आधुनिक कसौटी पर कुछ सीमाओं के साथ इसे महाकाव्य माना जा सकता है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है, आप निष्कर्ष दे देना। अब आगे चलते हैं हम। तो महाकाव्य 4 प्रकार के बताए गए हैं। महाकाव्य के प्रकार देखते हैं। महाकाव्य 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, घटना प्रधान और वर्णन प्रधान। और पृथ्वीराज रासो को लेकर मतभेद है। कोई कहता है कि ये चरित्र प्रधान है, कोई कहता है भाव प्रधान है, कोई कहता है घटना प्रधान है और कोई कहता है वर्णन प्रधान है। तो एक बार इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ये चरित्र प्रधान है, घटना प्रधान है, भाव प्रधान है, ये कौन सा है, देखते हैं। चलो हम निष्कर्ष पे पूछते हैं सीधा कि ये कौन सा है। चरित्र प्रधान नहीं माना। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चरित्र प्रधान का मतलब तो ये होता है, क्योंकि इसको चरित्र प्रधान माना गया है, उसके पीछे कारण ये दिया गया था कि यहाँ क्या है कि व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, इसलिए चरित्र प्रधान हो गया। और घटना इसके अंदर बहुत सारी हैं, तो ये घटनाओं का तो इसमें बोलता है ही। और वर्णन प्रधान की अगर बात करें तो इसमें बहुत प्रकार के वर्णन दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के वर्णन है, विभिन्न प्रकार के वर्णनों की भरमार मिल रही है इसमें, तो इसको वर्णन प्रधान भी माना जाता है। तो हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं सीधा। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखो, चरित्र प्रधान नहीं माना जाना चाहिए। क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि चरित्र मूलक नामकरण होने से जिस प्रकार कामायनी और रामचंद्रिका चरित्र प्रधान नहीं है, उसी प्रकार ये भी नहीं हो सकता। भाई कामायनी और रामचंद्रिका का भी नाम तो चरित्र के आधार पे है, तो वो चरित्र प्रधान नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये इसका कारण है। देखो अगला, इसमें घटना और वर्णन सचमुच बहुत ज़्यादा है और सघन है और प्रभाव भी सक्षम है, अतः घटना प्रधान और वर्णन प्रधान माना जा सकता है। इसको घटना प्रधान और वर्णन प्रधान माना जा सकता है। समझ में बात आ गई? उसके बाद में देखो अगला जो प्रश्न उठता है वो है महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न ये है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर प्रश्न है। इसके अंदर अलग अलग मत हैं। कोई तो कहते हैं कि ये अप्रमाणिक है, कोई कहता है ये प्रमाणिक है और कोई इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कौन कैसा मानते हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो जो अप्रमाणिक मानते हैं उनके अंदर कौन कौन शामिल है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गौरीशंकर ओझा। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गौरीशंकर ओझा। और जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और जो इसको प्रमाणिक मानते हैं वो है मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल टोड। ये इनको क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। अब विवाद इस बात को लेकर उठ जाता है। इसको ये विवाद क्यों उठता है कि भाई ये अप्रमाणिक है, प्रमाणिक है या फिर अर्ध प्रमाणिक है? ये इसलिए उठ जाता है क्योंकि इसके 4 कालखंड दिए गए हैं। 4 कालखंड दिए गए हैं, यहाँ दे रखा है मैंने। देखो विवाद क्यों है? 4 संस्करण हैं इसके, वृद्ध, मध्यम, लघु, लघुतम। ये 4 संस्करण हैं, इसलिए इसके अंदर विवाद उठ जाता है कि ये प्रमाणिक नहीं है, कौन सा मानना, इनके अंदर कौन सा इसका पार्ट माने। फिर घटना, तिथियों और वंश परंपरा आदि का भी ऐतिहासिक प्रमाणिकता नहीं मिलती है इसके अंदर। जो घटनाएं हैं, तिथियां हैं, उनकी कोई ऐतिहासिक प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए इसके अंदर विवाद है। लेकिन हम एक एक बिंदु को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि अप्रमाणिकता के आधार क्या हैं और कौन कौन क्या क्या तर्क देते हैं। तो 1-2 के तर्क देखेंगे कि कौन क्या तर्क दे रहा है। देखो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अप्रमाणिकता के आधार क्या हैं। अप्रमाणिकता के जो आधार है उसके अंदर जो तर्क देने वाले सबसे पहले हैं वो गौरीशंकर ओझा है। गौरीशंकर ओझा के तर्क देखते हैं और वो क्या कहते हैं ये देखते हैं। ओझा तर्क देते हैं कि चौहान सूर्यवंशी हैं। गौरीशंकर ओझा ये कहते हैं कि ये अप्रमाणिक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकुमार वर्मा हैं, गौरीशंकर ओझा हैं। तो गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि ये चौहान सूर्यवंशी हैं, जबकि इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। और ये अग्निकुंड माउंट आबू के ऊपर एक ऋषि हैं, वो अपने अग्नि मतलब कि एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के दौरान वो अग्निकुंड से मतलब ये 4 क्षत्रिय विषय इनको उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई एक मान्यता है ये। तो ये इसमें ये बताया गया कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे चौहान, जबकि चौहान तो सूर्यवंशी है। इतिहास तो ये बताता है कि चौहान सूर्यवंशी है। उसके बाद में गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि प्रस्तुत 44 चौहानों की वंशावली में सिर्फ 7 ही प्रमाणिक है। इसके अंदर
44 चौहानों की वंशावली दे रखी है, जिसके अंदर 7 ही प्रमाणिक है। इसका मतलब बाकी बातें तो ये अंधेरे वाली होगी, इसलिए इसकी अप्रमाणिकता के आधार बनता है ये भी। और आगे क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कि पृथ्वीराज की जो माता है उनका नाम कमला देवी है। यहाँ पे पृथ्वीराज की माता का नाम क्या है, कमला देवी है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंदर वो कर्पूरी देवी है। ऐतिहासिक साक्ष्य जब पढ़ते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे हमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी मिलता है। और दूसरा, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह समर सिंह से बताया गया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पृथ्वीराज की बहन है प्रथा, उसका विवाह समर सिंह से हुआ है, जबकि समर सिंह तो 100 वर्षों के पश्चात मरा था। इस समय से 100 वर्षों पश्चात मरा था, जब शादी हो गई फिर भी 100 साल तक जी रहा है, मतलब ये तो असंभव सी बात लगती है। तो ये भी अप्रमाणिकता की बात लगती है। फिर 30 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाह हो गए, ये तो असंभव लग रहे हैं ना। 30 साल की उम्र में 14 विवाह कैसे संभव हो सकते हैं, तो ये भी अप्रमाणिकता की बात है। फिर पृथ्वीराज के जन्म और मृत्यु की तिथियां इतिहास द्वारा स्वीकृत नहीं है। जो पृथ्वीराज के जन्म और मृत्यु की जो तिथियां दी गई हैं वो इतिहास में स्वीकार नहीं की गई हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अगला चले तो परमाल लिखा था मैंने, यहाँ पे प्रमाण हो गया। परमाल को जीवनदान की घटना, ये परमाल को जीवनदान की घटना से मतलब ये है कि पृथ्वीराज रासो है, उसके अंदर पृथ्वीराज ने परमाल को जीवनदान दिया, ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज ने परमाल को जीवनदान दे दिया था। लेकिन अगर वैसे देखें तो परमाल रासो के अंदर ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज द्वारा परमाल को निर्दयपूर्वक मार दिया गया था। तो यहाँ भी विरोधाभास लगता है। पृथ्वीराज रासो तो कहता है कि परमाल को जीवनदान दे दिया गया था, और परमाल रासो कहता है कि परमाल को पृथ्वीराज द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, अगला चलते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु की घटना से संबंधित। देखो, मोहम्मद गोरी की घटना ये है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर बात करते हैं तो इसमें यह दिया गया है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी, मतलब मार दिया था शब्द वेदी बाण के द्वारा। और वो चंद्रवरदाई के द्वारा एक पंक्ति भी बोली जाती है, उस पंक्ति के आधार पे वो शब्द वेदी बाण चलाते हैं और शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। जबकि हम ऐतिहासिक साक्ष्य जब पढ़ते हैं, ऐतिहासिक इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु तो 1206 के अंदर हुई थी, 1206 के अंदर हुई थी, और खोखरों ने की थी। ये किसने की थी? खोखरों ने की थी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, ये बातें सही सिद्ध नहीं होती है। उसके बाद में देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा इसके समय की प्रतीत नहीं होती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इनकी जो भाषा है वो इनके समय की नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल तो कहते हैं कि इनकी भाषा बिल्कुल बेठिकाने है। ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि इसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार है, और इस समय में ये असंगत लगती है कि भाई अरबी फारसी शब्द आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर, और पृथ्वीराज रासो के समय अरबी फारसी का कोई प्रचलन हुआ नहीं था, इसलिए ये भी भाषा के बारे में कहते हैं कि ये भाषा इसके समय की नहीं है। अगला जो बिंदु है वो समकालीन ग्रंथ पृथ्वीराज विजय से भी प्रमाणित सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब ये देखो, जो इसके टाइम का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इस पृथ्वीराज विजय से भी ये इसकी कोई प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने लिखा था। ये किसने लिखा था? जयानक ने। ठीक है, और जयानक ने लिखा था, इसके अंदर जो घटनाएं हैं वो पृथ्वीराज से मेल नहीं खाती हैं, और वो पृथ्वीराज विजय के अंदर चंद्रवरदाई का कोई उल्लेख भी नहीं करते हैं, जयानक कोई उल्लेख भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ भी थोड़ी अप्रमाणिकता मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये बिंदु कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ प्रमाणिकता के पक्ष की बात करेंगे कि प्रमाणिकता के पक्ष के अंदर किस किसने तर्क दी है। इसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण है, जो मिश्र बंधुओं के तर्क हैं उनको देखेंगे। किसके? मिश्र बंधुओं के तर्कों को देखेंगे। देखो क्या मिश्र बंधुओं ने क्या क्या तर्क दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जयानक के द्वारा चंद का उल्लेख नहीं करना, जयानक के द्वारा चंद का उल्लेख नहीं करना द्वेष भावना हो सकती है, क्योंकि मिश्र बंधु इसकी प्रमाणिकता के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जयानक ने चंद का उल्लेख नहीं किया, इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि वो द्वेष रखते हों, उनसे ईर्ष्या रखते हों, और ईर्ष्या की भावना से स्वाभाविक सी बात है कि जिससे कोई ईर्ष्या रखेगा वो उसका जिक्र नहीं करेगा। ठीक है, और ये बात जो अप्रमाणिकता के पक्ष हैं उनके अंदर दी गई थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक ने इनका कोई जिक्र नहीं किया चंद्र का, तो इनका उन्होंने खंडन कर दिया है। अगला जो एक मैंने बताया था कि अरबी फारसी शब्द हैं वो 200 वर्ष पूर्व शुरू हो गए थे। ये कहते हैं मिश्र बंधु कि अरबी फारसी शब्द 200 वर्ष पूर्व शुरू हो गए थे, और ये कब होते हैं? जब गजनवी
गजनवी आक्रमण करते हैं। जब भारत पे गजनवी का आक्रमण शुरू होता है उस टाइम से अरबी फारसी शब्दों का प्रचलन शुरू हो जाता है। और ये अप्रामाणिकता के तर्कों में आया था। किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था कि इसके अंदर फारसी और अरबी शब्दों की भरमार है जो कि समय के लिए असंगत है। अब इसका भी उन्होंने खंडन कर दिया कि भाई अरबी फारसी शब्द तो 200 साल पहले शुरू हो गए थे जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था उस टाइम से, तो ये इनका उपयोग करना इसकी अप्रामाणिकता के ऊपर तो नहीं जा सकता। आगे, चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक भी है। भाई चंद्रवरदाई का जन्म भी तो लाहौर में हुआ है, इसलिए वो अरबी फारसी शब्दों का तो उपयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु देखें तो चंद ने विक्रम संवत का प्रयोग किया है और जो 90 वर्ष से पीछे है, क्योंकि घटनाएं मेल नहीं खा रही थी ना इसकी। तो ये कहते हैं, मिश्र बंधु कहते हैं कि जो चंद्रवरदाई है उन्होंने एक विशेष संवत का उपयोग किया था और विक्रम शाक से बोलते हैं उसको, विक्रम शाक। और वो क्या होता है कि 90 साल पीछे चल रहा है। अगर उसके अंदर 90 साल जोड़ दिया जाए, इसके अंदर 90 साल जोड़ दिया जाए तो अधिकांश घटनाएं प्रमाणिक सिद्ध हो जाएंगी। ये इनका एक दूसरा तर्क है। ठीक है, और अगले की बात करें तो पृथ्वीराज रासो एक साहित्यिक ग्रंथ है। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसके अंदर थोड़ी बहुत कल्पना की तो छूट होती है। कोई इतिहास तो है नहीं, ये साहित्यिक ग्रंथ है, इतिहास तो है नहीं, तो साहित्यिक ग्रंथ के अंदर कल्पना तो कर ही सकता है थोड़ी बहुत। इसी प्रकार से मिश्र बंधु के तर्क हैं प्रमाणिकता के पक्ष में, प्रमाणिकता के पक्ष में ये मिश्र बंधुओं के तर्क हैं। आगे चलते हैं हम और अर्ध प्रमाणिकता के पक्ष की बात करते हैं। अर्ध प्रमाणिकता के पक्ष में जो तर्क देने वाले वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तर्क दी है, उनकी चर्चा करते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, चारों संस्करणों में कुछ अंश प्रमाणिक हैं। जो इसके 4 संस्करण बताए थे मैंने, उनके अंदर कुछ अंश तो प्रमाणिक हैं और कुछ अंश नहीं है। जिन अंशों में सुख सुखी समाधि कथानक है, मतलब ऐसा है इसके अंदर सुख सुखी संवाद है, सुख और सुखी के बीच में उस संवाद की कथा है, जो उस संवाद की कथा रखी है वो तो क्या है, प्रमाणिक अंश है और बाकी अप्रमाणिक अंश है। ये किसका मत है? द्विवेदी जी का। और अगला जो बिंदु है इनका कहने वाला वो है कि वस्तुनिष्ठ समीक्षा करें तो मानना पड़ता है कि इस रचना में ऐतिहासिक प्रमाणिकता का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐतिहासिक प्रमाणिकता का ध्यान नहीं रखा जितना कि रचना में अपेक्षित होता है, मतलब रचना के अंदर ऐतिहासिक प्रमाणिकता जितनी आवश्यक होती है उसका इसमें ध्यान ही नहीं रखा गया। इसका कारण दरबारी माहौल हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये ऐतिहासिक प्रमाणिकता का ध्यान नहीं रखना दरबारी माहौल हो सकता है और चारण परंपरा हो सकती है, क्योंकि दरबारी माहौल के अंदर तो अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं रचनी पड़ती हैं, उनको तथ्यों से कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार से ये हमारे प्रमाणिकता, अर्धप्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के जो बिंदु थे वो उनकी चर्चा हो चुकी है। और हम लास्ट में इसके अंदर चर्चा करने वाला जो बच गया है बिंदु वो है आदिकाल, क्योंकि हमने नामकरण के टाइम आपको बता दिया था कि नामकरण की हम चर्चा करेंगे जब काल पढ़ेंगे। जैसे आदिकाल पढ़ते टाइम आदिकाल की हम चर्चा कर लेंगे, रीतिकाल के समय रीतिकाल, भक्तिकाल के समय भक्तिकाल की। तो हम आज यहाँ नामकरण की चर्चा कर लेते हैं कि आदिकाल के लिए जो उपयुक्त नामकरण है वो कौन सा होना चाहिए। आदिकाल के लिए उपयुक्त नामकरण कौन सा होना चाहिए। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बता दूँ तो ये उसके अंदर ये होगा, क्योंकि प्रमाणिकता के संदर्भ में सिर्फ प्रश्न पृथ्वीराज रासो से संबंधित ही नहीं है, ये और भी ग्रंथ हैं, जैसे खुमान रासो है, बिशलदेव रासो है, एक हमीर रासो है और फिर परमाल रासो, इनके संबंध में भी है, इनकी प्रमाणिकता के संबंध में भी प्रश्न उठते हैं। जैसे खुमान रासो की बात करें, खुमान रासो में आचार्य शुक्ल अलग मत देते हैं और अन्य अलग मत देते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये 19वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है, बाकी अन्य लोग कहते हैं कि 17वीं शताब्दी की रचना है। और फिर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन करने वाली रचना है। और बाकी जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर तो दलपति विजय नामक जैन साधु ने रचना की, सॉरी ऐसे कहते हैं कि दलपति विजय नामक एक जैन साधु था, उसकी रचना है ये, और उन्होंने इससे कोई संबंधित नहीं है खुमान नरेश से, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु अगर बात करें तो कि खुमान रासो के जो रचयिता हैं उसको लेके भी थोड़ा सा मतभेद है कि शुक्ल जी के अनुसार तो खुमान रासो के जो रचयिता हैं वो हैं विजय, दलपति विजय। और खुमान रासो की रचयिता की बात जब अन्य लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि वो दलपति विजय नामक जैन साधु था, ठीक है। और वो रहता था चित्तौड़ के राजा नरेश उसके दरबार में,
चित्तौड़ के राजा नरेश उसके दरबार में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी भी अप्रमाणिकता सिद्ध होती है, कई जगह अप्रमाणिकता से लेकर प्रश्न कुमान रासो को भी है। और उसके बाद में बिशलदेव रासो की जब बात करते हैं तो बिशलदेव रासो के बारे में भी अलग अलग मत है, क्योंकि डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया बिशलदेव रासो के बारे में कहते हैं कि ये 16वीं शताब्दी की रचना है, और डॉक्टर माता प्रसाद है वो कहते हैं कि ये 14वीं शताब्दी की रचना है, और कुछ कहते हैं कि भाई 1155 ईस्वी के आसपास की रचना है। तो इस प्रकार से बिशलदेव रासो के बारे में भी कोई प्रमाणिकता नहीं है। और हमीर रासो है उसके बारे में भी यही बात मानी जाती है कि हमीर रासो को अप्रमाणिक मानी जाती है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शुक्ल कहते हैं कि हमीर रासो और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन हो रहा इसके अंदर रहा होगा, और राहुल शंकरतिन कहते हैं कि ये कहते हैं कि ये जज्जल नामक कवि द्वारा रचा गया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमीर का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है बल्कि अमीर से लिया गया है। तो हमीर रासो की भी अप्रमाणिकता सिद्ध होती है। ठीक है, और हमीर रासो को तो अप्रमाणिक माना ही जाता है, वैसे भी हमीर रासो को अप्रमाणिक माना जाता है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था, कौन सा बच गया था एक, परमाल रासो की बात करें तो परमाल रासो इसकी तो आज तक मूल प्रति नहीं मिली है, तो इसके बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते वैसे। ठीक है, अब हम हमारे बिंदु पे आते हैं, आदिकाल के लिए उपयुक्त नामकरण की चर्चा करते हैं कि भाई आदिकाल के लिए उपयुक्त नामकरण क्या होगा। तो आदिकाल के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे। किसने क्या नाम दिया था एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसका नाम किसने क्या दिया था। देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको चारण काल कहा था। ठीक है, मिश्र बंधु ने इनको प्रारंभिक काल कहा था, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, द्विवेदी जी ने इनको आदिकाल कहा था, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था। और बच्चन सिंह थे थोड़ा ऊपर करते हैं, बच्चन सिंह इनको अभ्रंश काल कहते हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? इनको अभ्रंश काल कहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये सारे के सारे अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इन नामों को, जॉर्ज ग्रियर्सन के चारण काल को अस्वीकार कर दिया गया, मिश्र बंधु के प्रारंभिक काल को, आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल को, इनका खंडन कर दिया जाता है। और खंडन किस आधार पे होता है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन के चारण काल को इसका खंडन क्यों किया जाता है? इसमें यह कहा गया था कि 1000 ईस्वी से पूर्व किसी भी चारण कवि का उल्लेख नहीं मिल पाता है। ग्रियर्सन खुद 1000 ईस्वी के मतलब इससे पहले के जो कोई भी चारण काल है के कवि हैं उनका वर्णन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण साहित्य अगर बात करें सारे साहित्य की, इस समय के जो आदिकाल के सारे साहित्य की बात करें तो उसके अंदर चारण काल नाम रखने से बाकी शेष ऐसे कवि भी थे जो चारण गति से संबंधित नहीं थे, तो वो तो छूट जाएगा ना। इसका मतलब चारण काल के अंदर हम बाकी साहित्य को शामिल नहीं कर सकते, तो वो छूट जाएगा। इसका इस आधार पे खंडन कर दिया गया और कहा गया कि चारण काल नाम इसका ठीक नहीं है। उसके बाद में मिश्र बंधु इनको प्रारंभिक काल कहते हैं, और इनका जो आधार है कहने का वो सिर्फ इतना ही है कि ये शुरुआत हो रही है इसलिए इसको प्रारंभिक कह दो। तो ये सिर्फ इसी वजह से हम इसको प्रारंभिक काल कह दें कि शुरुआत हो रही है, तो ये तो कोई स्पष्ट कारण तो नहीं हो सकता ना नामकरण का, तो इसका भी खंडन कर दिया गया इस आधार पर। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने कहा था इनको वीरगाथा काल। अभी इसको देखो थोड़ा सा, ये महत्वपूर्ण है। वीरगाथा काल कहा था आचार्य शुक्ल ने। अब इसका जो खंडन करने वाले हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कहते हैं कि यदि सिद्धनाथ जैन साहित्य को सांप्रदायिक मानकर खारिज कर देते हैं, यदि सिद्धनाथ जैन साहित्य को यदि सांप्रदायिक मानकर खारिज कर देते हैं तो ये वीरगाथा काल कहना ठीक है, लेकिन इनको सांप्रदायिक मानकर हम खारिज नहीं कर सकते। और उसके बाद में एक तर्क और ये देते हैं, क्योंकि वीरगाथा काल का मतलब ये होता है कि वीरता से भरे हुए रचनाएं हैं इसके अंदर। तो सिद्धनाथ जैन इन्होंने तो कोई वीरता वाली बात कही नहीं, ठीक है, तो उनको खारिज करना पड़ता है। और उसके बाद में उन्होंने एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये भी कहा था कि देखो वीरगाथा काल की बात करते हैं तो इसका खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि भाई आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम रखा किस आधार पे था? जिस आधार पे रखा था उसके अंदर 12 रचनाएं शामिल की थी उन्होंने, और उन 12 रचनाओं में बहुत सी रचनाएं तो है ही नहीं। जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो हमीर रासो नहीं है, एक कीर्ति पताका नहीं है। तो कीर्ति पताका ये है नहीं, इन्हीं को आधार मान के ये कह रहे हैं कि इनका काल नाम वीरगाथा काल होना चाहिए, तो ये ठीक नहीं होगा। इस आधार पे दोबारा खंडन कर देते हैं वीरगाथा काल का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और तर्क देते हैं,
वो कहते हैं कि इसके अंदर विद्यापति, अमीर खुसरो, इन कवियों को अगर शामिल करना है, इन कवियों को शामिल करना है तो ये वीरगाथा काल नाम नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि इससे विद्यापति, अमीर खुसरो जैसे कवियों को यह महत्व नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इनके आधार का, खंडन का आधार है। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको आदिकाल नाम देते हैं, और आदिकाल स्वीकार्य नाम है, आज इसी को स्वीकार किया गया है। इसके पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ तर्क देते हैं। उनके तर्क क्या हैं? वो कहते हैं कि किसी साहित्य प्रवृत्ति के कारण तो इसका हम नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। इस कारण से इसका जो नामकरण है वो निर्विशेष नामकरण करना पड़ेगा, और ऐसा नामकरण करने से इसके अंदर सभी शामिल हो जाएंगे, जैसे सिद्ध हो गए, नाथ हो गए, ये साहित्य भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो स्वीकार्य यही मत है। कौन सा नाम स्वीकार्य है? आदिकाल स्वीकार्य है। आगे चलते हैं, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, इनका भी खंडन कर दिया गया, क्योंकि वीरगाथा काल, ये वीरकाल है, वीरगाथा नहीं वीरकाल है। ये भी एक प्रवृत्ति तक ही सीमित हो जाता है, वीरता के कारण इनका नाम वीरकाल रखा था, तो ये भी एक ही प्रवृत्ति तक सीमित है, तो इसका खंडन होना ही था। और जो बच्चन जी हैं वो कहते हैं कि इसको अपभ्रंश काल को इन्होंने सिर्फ भाषिक दृष्टिकोण ही देखा है। अपभ्रंश काल का मतलब ये अपभ्रंश में भाषा यहाँ काम में आ रही थी, इसलिए करेंगे अपभ्रंश लिख दो, तो ये तो भाषिक दृष्टिकोण ही हो गया ना, एकांगी दृष्टिकोण है, तो इसके आधार पर तो इसका नहीं नामकरण होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि हमने आदिकाल नाम को स्वीकार कर लिया है, लगभग इसके ऊपर सहमति बन चुकी है। इसकी अगर लास्ट के अंदर निष्कर्ष की बात करें तो वो है कि वैविध्यपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियों के कारण निर्विशिष्ट नामकरण ही इस काल के लिए उचित हो सकता है। इस दृष्टि से आदिकाल सर्वश्रेष्ठ नामकरण प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल ने भी काल सूचक अर्थ के अंदर इस काल को आदिकाल ही कहा है। ये इसका आप निष्कर्ष उपलब्ध करा सकते हो। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। साथियों, अगर ये श्रृंखला आपके पसंद आ रही है तो आपसे फिर निवेदन है कि इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल है टेलीग्राम के, उसके ऊपर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। अब हम जल्दी ही आगे वाली क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की। धन्यवाद।